जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है और ख़ास होने की वजह है राहु का राशि परिवर्तन। राहु 18 महीने तक एक राशि के अंदर रहते हैं और इस बार 30 अक्टूबर 2023 को होगा राहु का राशि परिवर्तन। यानी अक्टूबर 2023 से लेकर मई 2025 तक राहु अब मेष राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करेंगे। अपनी उल्टी गति, अपनी वक्र गति को चलते हुए राहु करेंगे मीन राशि में गोचर। उसका आपकी राशि पर सभी स्थितियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। राहु जो कि सामान्यतः 1.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं, जब ये ग्रह राशि परिवर्तन करने वाला होता है तो लगभग 40 दिन 30 से 40 दिन पहले से ही इसके प्रभाव आने शुरू हो जाते हैं। यानी आज आप जिस वीडियो को देख रहे हैं हो सकता है आपके जीवन में इससे रिलेटेड प्रभाव आने शुरू हो गए। तो ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित रहेगी, यानी हम आपकी राशि से बताएंगे। साथ ही साथ अगर आपके पास आपकी कुंडली है और आपको राहु से संबंधित दशा अंतर और प्रत्यंतर कुछ भी चल रहा है तो ये आपके लिए और ज़्यादा खास हो जाती है, क्योंकि ये वीडियो ही राहु के गोचर को लेकर है। इसलिए किस ग्रह की दशा चल रही है उसका गोचर देखना अनिवार्य होता है, तब कहीं जाकर हम देखते हैं लगन से गोचर, अन्यथा हम सिर्फ राशि से ही गोचर देखते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस वीडियो में हम क्या कुछ कवर करने वाले हैं। राहु मेष से निकलकर मीन राशि में जाएंगे, क्या प्रभाव होगा। गुरु चांडाल दोष खत्म होगा, उसका क्या प्रभाव होगा। राहु राशि से सप्तम भाव के अंदर अब गोचर करेंगे, यानी अष्टम से निकलकर सप्तम में गोचर करेंगे। राहु 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे, रेवती, उत्तरा भाद्रपद और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। और इसका आपके स्वभाव पर क्या फर्क होगा ये सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर विस्तार से आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप जैसा कि जानते हैं कि राहु का ट्रांजिट चल रहा है 8th हाउस के अंदर। सामान्य तौर पर देखें तो 8वें घर का राहु शुभ नहीं माना जाता। शास्त्र कहता है चंद्रमा से अष्टम भाव में राहु हो तो वो 8वें घर को दूषित करने की कोशिश करता है। बहुत से लोगों को क्या हुआ है, गुल्म पीड़ा हुई है। कुछ लोग ऐसे मिले जिनको कॉन्स्टिपेशन रहा, उनका कॉन्स्टिपेशन बिगड़ गया तो वो पाइल्स में बदल गया, फिशर में बदल गया, भगंदर में बदल गया। अष्टम भाव होता है कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति का। लोगों को पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद का भी इस दौरान सामना करना पड़ा। अष्टम भाव होता है मांगल्य जीवन का, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स को लेकर भी प्रॉब्लम्स लोगों को हुई है। 8वां घर ससुराल पक्ष का है तो ससुराल पक्ष की तरफ से भी असंतुष्टि इस दौरान जाहिर होती दिखाई दी है। यानी ये प्रॉब्लम 8वें घर में बैठा हुआ राहु देने में सक्षम है। हाँ, राहु का कनेक्शन धन भाव से बना था, इसका मतलब किसी न किसी प्रकार से ये प्लेनेट सोर्स ऑफ इनकम देने में सक्षम हुआ है। 22 अप्रैल को हुआ बृहस्पति का परिवर्तन और 17 जनवरी को हुआ शनि का परिवर्तन। अब शनि यहां से बैठ के राहु को दृष्टि दे रहे और बृहस्पति उसके साथ पहुंच गए। यानी कहीं ना कहीं जब से अप्रैल का महीना आया है तब से कहीं ना कहीं परिवार के अंदर कोलाहल है, परिवार में कलह का वातावरण हुआ है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स को लेकर प्रॉब्लम हो, परिवार के अंदर किसी प्रकार का कोई नुकसान हो या मन की अशांति हो, वो आपकी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। गुरु राहु का योग है, इसने आपको फाइनेंशियली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देने की कोशिश की है। गुरु राहु का योग हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स को लेकर प्रॉब्लम हुई है, हस्बैंड वाइफ के बीच में मतभेद हुए हैं। गुरु राहु का योग फाइनेंशियली क्राइसिस देने में सक्षम है। सही समय पर सही निर्णय ना लेने की वजह से भी लोगों को इस दौरान प्रॉब्लम्स हुई है। यानी जब तक ये गुरु यहाँ से नहीं निकलेगा तब तक आपकी बहुत सारी समस्या हल नहीं होंगी। और अब तो आप देखिएगा कि राहु यहाँ से हिलने वाला है कि राहु बृहस्पति को छोड़कर मेष से निकलकर मीन में पहुंच जाएगा। अब मीन राशि में जाकर राहु क्या करने वाले हैं, क्योंकि पिछले समय में तो मैंने आपको पता ही है कि आपके साथ क्या क्या हुआ और वो मैंने आपको बताया भी। अब चंद्रमा से यानी आपकी राशि से सप्तम में राहु आया। अब 7th हाउस में मेलेफिक्स प्लैनेट्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। शास्त्र कहता है चंद्रमा से 7वें घर में कोई अशुभ ग्रह का गोचर ना हो और चंद्रमा से 7वें घर में कोई अशुभ ग्रह बैठा ना हो। अगर वो अशुभ ग्रह बैठा हो तो वो अपनी राशि का हो। फॉर एग्जाम्पल मंगल अपनी राशि का, शनि अपनी राशि का बैठ जाए, सूर्य अपनी राशि का बैठ जाए तो शुभ है। उसके अतिरिक्त अगर ऐसा कोई भी प्लैनेट अशुभ गोचर में हो या कुंडली में हो तो वो आपके 7th हाउस यानी आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस देने को तैयार है।
अब राहु बैठेगा यहाँ 7th हाउस में, यानी अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो अभी भी कहीं ना कहीं दिखाई देती रहेगी। कब तक दिखाई देती रहेगी? यही नहीं कि 18 महीने तक ही दिखाई देती रहेगी, कि राहु बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति कहाँ है? 8th हाउस के अंदर, उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। और ये बृहस्पति यहाँ कब तक है? ये बृहस्पति यहाँ पर बैठे हैं मई 2024 तक, यानी मई 2024 तक का समय आपके वैवाहिक संबंधों के लिए शुभता नहीं दर्शाता। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स मैरिड लाइफ में चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, आपके जीवन में खटास चल रही है वैवाहिक जीवन को लेकर, तो आप ये समझ जाइए कि अभी आपको इस समस्या से छुटकारा पाने में समय लगने वाला है। कब तक? कम से कम मई 2024 तक का समय लगेगा, क्योंकि राहु बृहस्पति की राशि में है। एक तो सप्तम भाव में अशुभ ग्रह, एक सप्तमेश राहु, बृहस्पति जो है वो छठे घर में है और उस पर शनि की दृष्टि है, यानी प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं अभी भी इस चीज को लेकर बनी रहेगी। अब देखें तो बृहस्पति को कहा गया है धन का कारक। अच्छी बात यह है कि गुरु राहु का गुरु चांडाल दोष खत्म हो गया, तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन आपको फाइनेंशियली हेल्प देगा, क्योंकि बृहस्पति यहां से बैठकर 2nd हाउस को देखते हैं, यानी फाइनेंशियली हेल्प देने वाला प्लेनेट है। अब निर्णय गलत नहीं होंगे, अब पहले से मुकाबले समझदार हो जाएंगे, अब क्रोध नहीं आएगा, अब जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे करके ये जो कॉम्बिनेशन है, जो मतभेद हस्बैंड वाइफ के बीच में उत्पन्न हुए थे, उसको भी कहीं ना कहीं ये सॉल्व करेगा। अब राहु है 7th हाउस में, सप्तम भाव है पद प्राप्ति का, पब्लिक इमेज का, और बृहस्पति बैठा है यानी कि मैं अपनी पब्लिक इमेज बढ़ाने के लिए, अपनी पद प्राप्ति करने के लिए, प्रमोशन के लिए, तरक्की के लिए, सामाजिक स्थिति को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मेरे वो प्रयास पूर्णतः सफल होते नहीं दिखाई दे रहे। कब तक नहीं दिखाई देंगे? जब तक बृहस्पति यहां से राशि नहीं बदलेगा, मई 2024 तक नहीं दिखाई देंगे। उसके बाद स्थितियां अच्छी होंगी। अब बृहस्पति यहाँ अकेला है, राहु इसके फल दे रहा है और बृहस्पति यहाँ देख रहा है, यानी अपने ही घर को वापस देख रहा है बिना किसी अशुभ प्रभाव के, राहु से दूर होकर, यानी भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी काम अगर अटका हुआ है तो वो आपका यहाँ सॉल्व होता दिखाई देगा। 7th हाउस में राहु हो तो ये कहा जाता है कि राहु केतु का एक्सेस अगर आपके राशि और सप्तम से बनता है तो इन 1.5 वर्षों के अंदर विवाह के संयोग बनते हैं, यानी ये समय विवाह कराने में सक्षम है। ये 1.5 वर्ष आपके जीवन में विवाह और वैवाहिक संबंध बनाने में सक्षम है। लेकिन जिनका विवाह हो चुका है उनको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना होगा, खास तौर पर मई 24 तक, क्योंकि शादी कराना एक अलग बात है, शादी को चलाना एक अलग बात है। तो शादी कराने में ये ग्रह सक्षम है और शादी जिनकी प्रॉब्लम चल रही है उनको मई 24 तक का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये 10वें से 10वां स्थान है और यहाँ राहु है, यानी आप अपने कर्म क्षेत्र के लिए पूर्ण मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस पूर्ण मेहनत का फल आपको शुरुआती 6 महीने में बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त नहीं होगा। आपके जीवन में सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे, लेकिन किसी न किसी प्रकार से खर्च के साधन बनेंगे, क्योंकि राहु यहाँ से बैठकर 11th हाउस को देख रहा है, यानी सोर्स ऑफ इनकम देगा ऐसा ग्रह धन देने में सक्षम है, काम धंधे में लगातार पैसा आता रहेगा। लेकिन वो बृहस्पति की राशि में, और बृहस्पति यहाँ से बैठकर 12वें घर को देखता है, इसलिए खर्च भी बना रहेगा। इस दौरान किसी प्रकार के खर्च की स्थिति बनेगी, कभी वाहन पे, कभी प्रॉपर्टी पे, कभी पारिवारिक जिम्मेदारियों पे, तो कभी बीमारी पे या किसी परेशानी पे वो खर्च हो सकता है। अब राहु यहाँ चंद्रमा से सप्तम भाव में है, मीन राशि में है। आपकी कन्या राशि है, कन्या राशि के जातक बड़े सुलझे हुए होते हैं, लेकिन राहु जब आपकी राशि से सप्तम में मीन में आए तो ये आपके मन को चंचल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मीन का मतलब होता है मछली, और मछली पानी में चलती है, और राहु जैसा प्लेनेट अगर वहाँ हो तो आपकी मेंटली कंडीशंस को ये प्लेनेट कुछ कमजोर करने का प्रयास करेगा। इसलिए आपको भ्रमित नहीं होना है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है ये, कि पहले आप सोचते थे कि मैं बड़ी बुद्धिमानी से निर्णय ले लेता था, लेकिन पता नहीं अब मैं बुद्धिमानी से निर्णय क्यों नहीं ले पा रहा, मेरे भीतर वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा, क्यों मैं पजल हो रहा हूँ या क्यों मैं पजल हो रही हूँ, वो इस राहु से आएगा। उसको थोड़ा कंट्रोल करें। जब तक राहु यहाँ है तब तक भगवान शिव की आराधना करनी बहुत अच्छी है। पुरुष हैं तो गायत्री मंत्र का जाप करें, महिला हैं तो रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा।
राहु यहाँ से बैठकर देख रहा है आपकी राशि को, यानी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने की कोशिश करेगा, आपको निर्भीक बनाएगा, आपको साहसी बनाएगा, मेहनत करने वाला बनाएगा। राहु की थर्ड हाउस पे दृष्टि बताती है कि टूर ट्रैवलिंग यात्राओं से फायदा मिलेगा, दूर स्थान से रुकर काम करने का मौका, ट्रांसफर अगर चाहते हैं तो वो ट्रांसफर भी आपका इस दौरान होने की संभावना अच्छी रहती है। नौकरी में परिवर्तन या बदलाव के भी योग बनते हैं। राहु इस दौरान 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। ये पहला नक्षत्र होगा रेवती नक्षत्र, ये बुध का नक्षत्र होगा, और बुध आपके दशम और राशि दोनों के मालिक है, यानी प्रोफेशनली राहु आपके लिए शुरुआती 6 महीने में बेहतर दिखाई देता है। शुरुआती 6 महीने जब ये राहु रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र में गोचर करेगा तो ये स्थिति आपके लिए काफ़ी शुभ होगी। ये आपको प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, नौकरी, व्यापार, स्वास्थ्य, इनके दृष्टिकोण से शुभ स्थिति दिखाई देती है। उसके बाद ये शनि के नक्षत्र में आएगा और शनि 6th हाउस में है, तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए जीवन साथी के साथ, इसका ध्यान रखें। आपके हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपका पैसा बीमारियों पर खर्च हो सकता है। वहीं बृहस्पति के नक्षत्र में अंतिम 6 महीने इनके राहु के होंगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, और बृहस्पति उस दौरान यहाँ से निकलकर या तो यहाँ या यहाँ पर पहुँच जाएगा, यानी वो कॉम्बिनेशंस भी आपके लिए शुभ होगा। आपके जीवन साथी के सहयोग के लिए शुभ होगा, आपके विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए शुभ होगा, आपकी प्रॉपर्टी, भूमि, जमीन, जायदाद, इनके लिए शुभ होगा। यानी कुल मिलाकर राहु 7th हाउस में क्या क्या कर सकता है, किन नक्षत्रों में क्या करेगा और उसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब जानकारी मैंने विस्तार से आपको इस वीडियो में समझाई है। आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने दी है वो आपको समझ में आई होगी। आपको कोई बात पूछनी है कि इस गोचर से संबंधित तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपनी कुंडली के बारे में कृपया ना लिखें। अगर वीडियो से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप वहाँ दे सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। जय श्री राम।